आइए, करंट जीके में आज अपने जो छोटी छोटी खबरें होती है उसको थोड़ा विस्तृत रूप देंगे। हालांकि थोड़े वन लाइनर भी है, जैसे यूरो कप हो गया। अब उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे टेनिस होता है तो उसको क्या है, थोड़ा सा हमें पिछले से जोड़कर देखना पड़ता है। तो यूरो कप से इसकी स्टार्ट कर देते हैं। आ जाइए, मेरी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना और जो भी टिक कराऊं उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपने। सबसे पहले लिखिए यूरो कप। यूरो कप 2024। यूरो कप 2024। ठीक है। देखिए, कोई भी जो कप होता है, आपने देखा होगा स्टैटिक जीके में आपके ये चीज़ें आती है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। तो यूरो कप का संबंध फुटबॉल से होता है, ठीक है ना। लेकिन 2 मिनट रुक जाइए एक बार, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और जोड़नी है, जो कि एक बम्पर क्वेश्चन है। जो बच्चे थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं वो जानते भी हैं उस क्वेश्चन को। विशेष रूप से मैंने इस क्वेश्चन को एसएससी में ज़्यादा देखा है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे हैं, चाहे रेलवे एसएससी, एक ही बात है। एक क्वेश्चन ये बहुत आता है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। ये बहुत ज़्यादा आता है, ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यूरो कप के नीचे लिखो, इसमें लिखो इसका संबंध फुटबॉल से है। इसका संबंध फुटबॉल से है। अब आप देखिए, इसका जो फाइनल है ये किसके बीच में हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण यही बात होती है, ठीक है। स्पेन और, बस ये ध्यान रखना आप, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था ये। स्पेन और इंग्लैंड के बीच में ये हुआ था यूरो कप फाइनल। ठीक है ना, स्पेन और इंग्लैंड। अभी जैसे आपने बोला जर्मनी, तो जर्मनी का क्या सिस्टम है, इसका होस्ट हुआ था, मेजबानी की थी इसकी, ठीक है। मेजबानी करेंगे अभी, लेकिन पहले इसको आप करो। स्पेन विजेता रहा, स्पेन विजेता रहा। अब देखो, इतने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। जैसे यूरो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है, ठीक है। यूरो कप को होस्ट किसने किया था, होस्ट मतलब मेजबानी किसने की थी, तो इसकी मेजबानी जो है जर्मनी ने की थी, ठीक है ना। बर्लिन में इसका आयोजन हुआ था, आप जानते हो कि बर्लिन इसकी राजधानी है, ठीक है। तो फाइनल इसका बर्लिन के अंदर हुआ था और स्पेन विजेता रहा इसके अंदर। शायद मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब 2-3 बातें और है। जैसे स्पेन है, इसकी जो राजधानी है ये मैड्रिड है। कुछ चीज़ें फिक्स होती है, आप जानते हो, ये चीज़ भी फिक्स क्वेश्चन है। इसका राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग, जो राष्ट्रीय खेल है ये बुल फाइटिंग, ये आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, बहुत पूछे जाते हैं ये। तो हम जो अब करंट को लेके चलेंगे, पहले भी लेके चलते थे, लेकिन इसमें हम स्टैटिक और करंट दोनों को मिक्स करके करेंगे, ठीक है ना। जब ये जैसे ट्रॉफियां होती है या कप होते हैं, ये आपका एक स्टैटिक पोर्शन होता है, वो यहीं पर कवर हो जाएगा। चलो आगे, ये राजधानियां हो गई, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। राष्ट्रीय खेल हो गया, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब ऐसे बहुत सारे देश हैं, हर किसी का नहीं कर सकते हम, समझे ना। जैसे मैंने आपको कहा संतोष ट्रॉफी, ये टॉप का क्वेश्चन होता है, सदाबहार है। तो एक नोट डाल के लिख दीजिए,
संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। चले आइए, अब खेल के संबंध में जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है टेनिस के बारे में बात करूंगा। जब भी टेनिस की बात आती है 4 प्रतियोगिताओं पे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। यहां तक पूछा गया है इनको क्रम से जमाइए। एक साल में होती है, जनवरी से दिसंबर तक होती है, 4 होती है, चारों का क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको तैयार अच्छे तरीके से करते हैं। आइए, पेज के बीच में लिखो टेनिस। आप चाहो तो इसको है ना थोड़ा तिरछे पेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे सीधे में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे में भी आ जाएगा टेनिस। चलें, ये जो टेनिस है इसका जो जनक माना जाता है फ्रांस को, जैसे क्रिकेट का जनक आप जानते हो, ठीक है ना, इंग्लैंड, वैसे इस टेनिस के अंदर क्या होता है, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। चले आइए, अब ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इधर जगह छोड़नी है आपने, ठीक है ना, इधर जगह छोड़ना और सीधे पेज में लिख रहे हो तो थोड़ा इस तरीके से लिख लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। एक, आप ऐसे लिखो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये पहले, सबसे पहले यही होता है, ठीक है ना। आप चाहो तो कुछ गड़बड़ी ना करो तो पहला नंबर डाल सकते हो। जनवरी फरवरी के आसपास होता है, महीने वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है ना। आइए, ये जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है यहां से एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या होता है कि रोलैंड गैरो के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है। रोलैंड गैरो, ROLLAND GAROW, रोलैंड गैरो। तो रोलैंड गैरो टूर्नामेंट जो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को भी कहते हैं, ये आता है, ध्यान रखें, ठीक है ना। कुछ चीज़ें फिक्स होती है बेटा, ध्यान रखना, क्रम भूल के भी मत भूल जाना। ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच और तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। और चौथा होता है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये होता है। चले, क्या ये क्रम याद हो गया आपके?
ठीक है ना। ये चौथा है, दूसरा तीन, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो इस पे। क्रम याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। और इस बार इसके आने के पहले भी आता रहा है और इस बार तो पूरे पूरे चांस है, क्यों वो भी बताऊंगा। अब देखो ये कहां होता है, तो सबसे पहले हमारा जो इसका सब टॉपिक आता है स्थान, कहां होता है, नाम से ही पता लग रहा है, ये मेलबर्न में होता है। मेलबर्न पूछा जा सकता है आपसे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मेलबर्न में होता है ये। और फ्रेंच है, ये पेरिस के अंदर होता है। किस नदी के किनारे है पेरिस? सीन नदी के, अखबारों में पढ़ रहे होगे, मैंने कहा था ना सीन नदी को सजाया गया। हाँ, तो ये अब देखो आपको आता है क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को आता है, दिक्कतें बहुत होती है स्टूडेंट्स की। और विमल्डन जो है ये कहाँ होता है, ये ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि औरों में तो पता लग जाता है कि कहाँ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ही है तो कम से कम हमें इतना पता लगेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, फ्रेंच फ्रांस के अंदर है, इसका नहीं पता लगता है। इस कारण से ये चीज टिक करो इसको, एक इसको रोलैंड गैरो को टिक करो, जो बता रहा हूं ना उसको मत छोड़ देना, और तो बाद की बात है। अभी मैंने तीन ही बातें की है, क्रम, रोलैंड गैरो, लंदन, ठीक है। ये होता है न्यूयॉर्क के अंदर, पूरे पेपर में काम आता है ये, हर साल किसी न किसी रूप में आपसे पूछ लिया जाता है ये। अब एक क्या होता है, इनके मैदानों के नाम पूछे जाते हैं, मैदानों के। तो इसका जो है हार्ड कोर्ट बोलते हैं इसको, हार्ड कोर्ट। और ये जो लास्ट वाला है इसको भी क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट। मैं याद रखने के तरीके के आधार पर आपको बता रहा हूं, पहले को हार्ड कोर्ट बोलते हैं, लास्ट वाले को भी क्या बोलते हैं, हार्ड कोर्ट, क्योंकि क्रम तो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। पहले वाले को हार्ड कोर्ट, इसको भी हार्ड कोर्ट बोलते हैं। बच गए ये, ठीक है। कई बार आपने ऐसे होगा लाल बजरी का लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल, ऐसे अखबारों में आता है, ठीक है। लाल बजरी जो है इसका मैदान, इसके मैदान का नाम होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड क्ले, रेड क्ले, रेड क्ले। आप चाहो तो लाल बजरी भी लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में रेड क्ले ही आता है। और इधर आ जाइए, ये घास का मैदान। तो मतलब कुछ चीजें आपको, ये स्टैटिक पोर्शन जो होता है इसका आपको यहीं पर याद होना चाहिए, यहीं पर याद होना चाहिए, ध्यान रखना ये। चलें, आइए। अब प्रतियोगिताएं होती हैं। अब कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है इसके अंदर, जो अब 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कितनी प्रतियोगिताएं होती है, एक ग्रैंड स्लैम में कितनी प्रतियोगिताएं होती है। तो देखिए ऐसे होता है ये, एक का नाम तो होता है पुरुष युगल, एक बार लिखना मत ये, ठीक है ना। एक का नाम होता है पुरुष युगल, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं मेल सिंगल। ओहो सॉरी, माफी चाहूंगा, पुरुष एकल, इसको बोलते हैं मेल सिंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पुरुष इधर, एक पुरुष इधर। दूसरा होता है महिला एकल, इसको हम कहते हैं फीमेल सिंगल, ठीक है। फिर क्या होता है, पुरुष युगल, ये जोड़ी होती है, 2 पुरुष इधर 2 पुरुष इधर, ठीक। महिला युगल, दो महिला उधर 2 महिला इधर, ठीक है। मिश्रित युगल,
एक पुरुष इधर, एक पुरुष महिला, ऐसे आप ऐसे कह सकते हो, मेन मेन, फीमेल फीमेल। क्या मेरी बात समझ गए? ये बाद में लास्ट में आपको जरूरत हो तो लिख देना, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, समझाने की दृष्टि से है ये। लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान देना है आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो हमें लगभग 20 सालों का इतिहास बताते हैं पेपर के अंदर, और आपको उसी को ही फॉलो करना है। अब यदि कोई घटना घटित हो जाए तो वो तो फिर देखो सभी के साथ घटित होगी, अकेले आपके साथ तो होगी नहीं, ठीक है। लेकिन यदि उस एक अंदाजे के आधार पर हम बेमतलब में अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसा कंटेंट भर लें जिसके आने के चांस 1% के आसपास होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो गलत होता है, ठीक है। एक रीडिंग मार लीजिए, वो एक अलग बात होती है। तो आपको यहाँ विशेष रूप से एक बात ध्यान देनी है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर आते हैं, सबसे ज्यादा पहले नंबर पर, ठीक है ना। यदि मैं कहूं कि पूरे में से कितने आ सकते हैं, तो 100 में से 80% यही आता है, 100 में से 80% यही आता है। बचा कुचा जो होता है 15-20% वो ये ले जाती है। दूसरे नंबर पर ये इंपॉर्टेंट होता है, महिला एकल, ठीक है। अब बच गए ये तीनों, इन तीनों में हमेशा ध्यान रखना सारा नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है ना, सारा नहीं पढ़ना है। इन तीनों में यदि कोई इंडियन आ जाए, सानिया मिर्जा आ जाए, रोहन बोपन्ना आ जाए, लिएंडर पेस आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई आ जाए, इंडियन आ जाए, वो चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, दोनों ही स्थितियों में इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। पुराने पेपर आप उठा के देखना, आपको पता लगेगा। सानिया मिर्जा ने जब कई बार जीता तो मिश्रित युगल ऐसे करके कई पूछे गए, ठीक है ना। लिएंडर पेस ने जीता तो कई बार ऐसे आए, सारे ऐसी चीजें, ठीक है ना। चलूं आगे, ये आपको आपके दिमाग में दर्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बाद में लिखना हो तो मुझे बता देना, लिख लेंगे अपने। अब इधर आ जाइए, ठीक है। अब यहां जब हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करेंगे, यहां फ्रेंच ओपन की बात करेंगे, ठीक है, और यहां विंबलडन की बात करेंगे, अभी जो जून जुलाई के अंदर हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के आसपास ये यूएस होगा। तो जिस दिन ये खबर आएगी कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इसने जीता, इसने हारा, आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई मुझे यहाँ है ना इतना सही बदलना है और मेरे पास सारा तैयार है। फिर जब आप अखबार पढ़ोगे ना तो वो कुछ भी दे दे, हार्ड कोर्ट वगैरह, आप समझ जाओगे नहीं नहीं ये है। वो कहेगा ये है साल का चौथा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, आप समझ जाओगे 3 और होते हैं, समझे। जब हम बेसिक रूप से पढ़ते हैं तो हमारे क्या इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो इंटरेस्ट ऐसे ही क्रिएट होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है, जैसे यहां मैं बात करने जा रहा हूं पुरुष एकल, इंग्लिश में मेल सिंगल, इसके बारे में बात करूंगा। आपको करना कैसे है, यहां ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, इधर इसके बारे में, समझ गए ना बात को। अपने हिसाब से शब्दों को लिखते जाना, ठीक है ना। अंदर अंदर घुसो मत देना, लाइन खींच लेना यदि कोई समस्या आए तो। पता लगा कि कहीं की फ्रेंच ओपन इस वाले को जिता दो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुष एकल, समझ में आ गई बात सारे। चलिए ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, ये फ्रेंच ओपन है, और ये विंबलडन ओपन है, और ये यूएस ओपन है, ठीक है ना। यूएस ओपन तो अभी हुआ नहीं है, आप ना लिखो तो ना लिखो, सुबह सुबह उबासी मत ले भाई। मेल सिंगल, ठीक है, आ जाइए। विजेता, विनर। अब मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहा हूं, मैं उसके बाद में फ्रेंच की बात करूंगा फिर, और आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। इसमें आ जाइए, विजेता जो रहा है यानिक सिनर, यानिक सिनर, ये इटली के हैं। यानिक सिनर इटली के हैं।
इसको स्पेशली टिक कर लीजिए, ये नया खिलाड़ी है, ठीक है, और इटली का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है ना, इसने पहली बार ही जीता है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, पहला ग्रैंड स्लैम, पहला ग्रैंड स्लैम। चले, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, नोवाक जोकोविच के बाद, नोवाक जोकोविच के बाद सबसे कम उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता। क्या मेरी बात समझ चुके हो आप? ये सबसे कम उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। समझे ना बात को? सबसे कम उम्र में इन्होंने जीता है, ठीक है। हालांकि इनकी जो एज है नोवाक जोकोविच से कम है, सो ज्यादा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, यहां बात क्लियर होगी। अब आ जाइए, इन्होंने किसको हराया है? इसको बोलते हैं उपविजेता। दानिल मेदवेदेव। कोई बता सकता है इनका संबंध किस देश के साथ है? रशिया के साथ, ठीक है ना। दिमित्री मेदवेदेव रशिया के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं, ये रशिया के हैं। यहां आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने? थोड़ा जल्दी करो, आज माल बहुत है। चलो, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल विजेता कौन है, सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसके पूरे पूरे चांस है आने के, क्योंकि पहला खिलाड़ी है ये, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है? यानिक सिनर का संबंध किस देश के साथ है? यानिक सिनर का संबंध किस खेल के साथ है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता, पहली बार आया ना ये, हमें पता नहीं, हम क्रिकेट से जोड़ देंगे इसको, ये टेनिस का है, ठीक। और दूसरा जो क्वेश्चन है जो आपने हर एंगल पर ध्यान देना है वो ये है, बाद में नहीं बताऊंगा मैं। दूसरा ये है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब इटली के यानिक सिनर ने निम्न में से किसे हराकर जीता है? अंडरलाइन, निम्न में से किसे हराकर जीता है, ये क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन की जो उत्पत्ति हुई थी मुझे लगता है 2017 के बाद हुई थी। इस टाइप का कोई एकदम से टर्न किया था, उसके बाद कई बार आ गए वो, मतलब रनर अप पूछ लेता है, उपविजेता आपसे पूछ लेता है, ये ध्यान रखना। समझ में आई जी बात सारी? मेरे हिसाब से आप जिससे क्वेश्चन बनेंगे समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है ना। ये सब नियम इस पर लागू होते हैं, फ्रेंच पर भी, विंबलडन पर ही। इस टॉपिक को ऐसे ही तैयार किया जाता है, और ज्यादा पंगे नहीं लेने, कितने सेट में हराया, कई लगे हुए हैं इतने सेट में हराया, 3-2 के 2-3, ये नहीं करना आपने, ये नहीं करना आपने, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, यहां नीचे लिख दीजिए महिला एकल, महिला एकल, फीमेल सिंगल, महिला एकल विजेता,
आर्याना सबालेका, आर्याना सबालेका, ये बेलारूस की है। अब देखो ये नाम आपके याद नहीं रहेंगे, ठीक है ना, बड़ी दिक्कत आएगी आपको ये। और यदि आप करने की कोशिश भी करोगे तो इसमें क्या है, आपके मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है ना, मिक्सिंग हो जाएगी। किसी की ये जो आगे का नाम है वो और किसी के साथ जोड़ दोगे तुम, ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरीके से आप सिर्फ एक इसका निक नेम याद रखो, ये इस टाइप का, आर्यना, आर्यना ने जीता, बस इतना यदि आप याद रख लोगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब ये सबारलेका लिखोगे तो आगे और बहुत सारे सबारलेका आएंगे, वो दिक्कत आएगी। ये आपको एक गाइड है मेरी। उपविजेता लिख दीजिए, झेंग किनवेन। अब इसमें झेंग याद रखो सिर्फ, और नाम से ही पता लग रहा है, बताओ किस देश की होगी ये, चाइना की। अब कई चीजें तो वैसे ही पता लग जाएगी, है ना, कईयों के फिक्स होते हैं ये। चले आइए, अब इसके अंदर इसके आगे पढ़ते हैं। पुरुष युगल, महिला युगल, मिश्रित युगल, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार आपको करना पड़ेगा। और इस बार आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा पुरुष युगल। यदि मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इस टेनिस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो यहां से आएगा, वो यहां से आएगा, पुरुष युगल। ये पहली बात तो पूछ लिया हो गया होगा, नहीं पूछा होगा तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा ये। इसमें पुरुष युगल जो जीता है, जो विजेता है, ये है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ये इंडिया के हैं, इंडिया के हैं। रोहन बोपन्ना, ठीक है। अब रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल जीत लिया, मतलब कोई ना कोई साथ होगा तो इसका साथी भी पूछेंगे, उपविजेता भी पूछेंगे। ये क्यों चर्चा में रहे, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मिले, उनसे बात की, और रोहन बोपन्ना और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें वायरल हुई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये तस्वीरें वायरल होती है ना, तो आपको ये बता देती है कि यहां से ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे अधिक आयु के टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने ये खिताब जीता है। मैंने पहले करवा चुका हूं, हैरत भरी निगाहों से मत देखिए, कराया हुआ है, वीडियोस देख लीजिए। अब लिखा है नहीं लिखा है वो तुम्हारी समस्या है, तो इसमें लिख दीजिए सबसे अधिक आयु के टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ये खिताब जीता, सबसे अधिक जिन्होंने यह खिताब जीता। अब इनके साथ जो थे, ये भी मत भूल जाना, मैथ्यू एबडेन, मैथ्यू एबडेन, ठीक है ना। ये बकायदा इन्होंने अपने, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि मैं ये जो उपलब्धि है मैथ्यू एबडेन के बगैर प्राप्ति नहीं कर सकता था। इस तरीके के स्टेटमेंट आए इनके, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये क्लियर होनी चाहिए आपके पास चीजें, ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे पहले डिटेल में कराया हुआ है, यहां करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेन की पॉइंट यही है, ठीक है ना। कोई उम्र नहीं पूछेंगे, कितनी आयु थी, ऐसे नहीं पूछेंगे। और जो इसमें रनर अप रहे, इनका भी आपने ध्यान में रखना है। रनर अप आप इसको ऐसे याद करो, मैंने शॉर्ट में लिया है इसको, सिमोन और एंड्रिया, दो, बस ऐसे यार, सिमोन एंड्रिया, दो आदमी है, एक मत बना देना। और ये दोनों इटली के हैं, दोनों इटली के हैं। तो रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष
युगल खिताब जीता इन्होंने, ये मैथ्यू एबडन के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, सिमोन और एंड्रिया को पराजित करके। क्लियर होगी बात सारी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आर्यना झेंग, ये याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये यानिक सीनर, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे फ्रेंच की, ठीक है ना। फ्रेंच के नीचे लिखिए फ्रेंच। फ्रेंच में जो पुरुष विजेता है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज, ये भी अच्छा खिलाड़ी है, उभरता हुआ खिलाड़ी है ये, ध्यान रखना ये। और इस बताएगा कोई कौन से देश का है ये? स्पेन का है ये। स्पेन देखो कैसे खेलों में आगे बढ़ रहा है, यूरो कप जीत लिया। आपके पास तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूरो कप किसने जीता, सीधे आ जाते हैं, ठीक। तो ये कार्लोस अल्कराज। उप विजेता में आ जाइए, उप विजेता अलेक्जेंडर जेवरेव, अलेक्जेंडर जेवरेव, अलेक्जेंडर जेवरेव, जय जय निकाल लो, जर्मनी के हैं ये, जेवरेव जर्मनी के हैं। चले महिला एकल में आ जाइए, ईगा स्वीएटेक, आप तो ईगा के नाम से ध्यान रखो, ये पोलैंड की है, ये विजेता रही। उप विजेता रहे जेस्मिन पावोलिनी, जेस्मिन पावोलिनी, ये इटली की है, जेस्मिन पावोलिनी, आप जेस्मिन के नाम से ध्यान रखो। चले चलो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, चीज़ों को ना कैसे आप ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो। जैसे आपने ये पढ़ लिया, ठीक है ना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, अभी जो जून जुलाई में हुए हैं। अब विंबलडन में क्या है, आपको कुछ नहीं करना। विंबलडन में जैसे यहाँ फ्रेंच ओपन किसने जीता था, कार्लोस ने, और विंबलडन भी सेम है, ठीक है ना, इसको भी जीता कार्लोस ने। अब देखो सेम सेम हो गया, कार्लोस अल्कराज स्पेन, ठीक। और यहां जो उप विजेता है ये है नोवाक जोकोविच, कहां के हैं ये, नोवाक जोकोविच का सर्बिया से है। देश जरूर याद रखें। होगी बात सारी, ठीक है ना। अब देखो कार्लोस अल्कराज फ्रेंच में भी विजेता है और विंबलडन में, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा, ठीक है। ये यानिक सीनर है, इसको तो याद करना ही करना है, क्योंकि इटली का पहला खिलाड़ी है जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। और यहाँ आ जाए, अब इधर क्या है, जैसे ये आगे, इसमें आपने इधर ईगा है,
इधर क्या है, इधर आ जाएगा बार 12। आप नॉर्मल बार 12 के नाम से याद रखो, आगे मत लिखो चाहे, ठीक है ना। ये चेक गणराज्य की है, ये चेक गण, और ये जो ये है ये सेम है इधर, जेस्मिन पावोलिनी, ये सेम है। तो यदि आप थोड़ा सा तरीके से पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी, याद रखा जा सकता है इसको। चले, आइए, ये हो गया जी आपका खेल के संबंध में, इतना ही पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इन्हीं में से आपके आ जाएंगे, बेफिक्र रहिए आप, बेफिक्र रहो, ये फालतू की चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। कोई 1% चांस होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुश्मनी निकालनी हो तो, और मैं इसकी इजाज़त नहीं देता आपको कि उस दुश्मनी निकालने की तरफ आप जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। इन्हीं में ही कर देगा आपको वो, ठीक है। कुछ भी याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे, रोहन बोपन्ना वाला पोर्शन याद रख लेना और पुरुष एकल वाले याद कर लेना, उसी में से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये टेनिस के बारे में अब तक आपको जोड़ दिया। अब अक्टूबर नवंबर के आसपास यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट होगा, तब आपको सिर्फ 2-3 नाम ही लिखने हैं और कुछ नहीं करना, तैयार है आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, अब मैं बांग्लादेश के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी हिंसाग्रस्त रहा, कर्फ्यू भी लगा उधर, अपना पड़ोसी देश है। कुछ होमवर्क आपको दूंगा मैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको करवाई हुई है, उसको आपको ध्यान रखना है। हेडिंग डाल दीजिए, बांग्लादेश आरक्षण व्यवस्था विवाद। बांग्लादेश आरक्षण व्यवस्था विवाद। हर देश में आरक्षण व्यवस्था होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, होता है ये, ठीक है ना। रिजर्वेशन होता है संविधान के अकॉर्डिंग। अब इसमें सबसे पहले यदि मैं बात करूं आपसे, तो एक आंकड़ा मैंने पढ़ा, हालांकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। बांग्लादेश में जो बेरोजगारी की दर जो बताई गई है, ये लगभग 20% है। आप सोचिए, 20% बेरोजगारी है बांग्लादेश के अंदर, बहुत ज्यादा बेरोजगारी होती है। अब इसमें क्या है, बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये, तभी मैं आगे की लाइन आपको लिखा सकूंगा। इसमें क्या है, एक मुक्ति नायक होते हैं, मुक्ति नायक के परिवार को, ठीक है। ये जो है ना, ध्यान रखना, ये सारी आरक्षण व्यवस्था जो हम बात कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरियों में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि हमारे साथ क्या शब्द जुड़ा है, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। जो मुक्ति नायक के परिवार को इसमें आरक्षण दिया जाता है, 30% 30% रिजर्वेशन दिया जाता है मुक्ति नायक के, ठीक है। और इसके अंदर जो आरक्षण व्यवस्था है वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की बात समझाने के लिए फिर मैं आपको जोड़ नहीं पाऊंगा। महिलाएं हैं, उनको है 10%, महिलाएं 10% है, और जो वहां जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी है 10%,
वहां जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज, उनको है 5%। जो माइनॉरिटीज है, जैसे हिंदू वगैरह रहते हैं, वहां पर 5% है। और जो दिव्यांग है उनको 1% है। ये बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था है। ठीक है। अब देखो, ऐसे नहीं पूछेंगे कि आरक्षण व्यवस्था उसको कितना देते हैं, इसको कितना देते हैं, ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक है। लेकिन आपसे हो सकता है कि कितना आरक्षण दिया जाता है। ठीक है ना। तो टोटल यदि आप देखोगे तो कितना हो गया, 40, 50, 55, 56%। तो 56% रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे भारत के अंदर आप जानते हो कि 50% की व्यवस्था है, वैसे भाई 50% से ऊपर नहीं दे सकते। यहाँ 56% का इन्होंने ये ब्यौरा दिया है पूरा, क्योंकि ये चीज़ें उठी है, ऑडिटोरियल के अंदर आई है ये चीज़ें। 56% आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ। अब एग्जामिनर का ध्यान है, ऑडिटोरियल में आ गया तो इसका भरोसा नहीं होता है आप उसको किस रूप में वो कर ले, क्योंकि हमारे लिए ये आने का चांस इसलिए क्योंकि हमारा ये पड़ोसी देश है, और पड़ोस में यदि कोई हिंसा होती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। हमारे पे उसका प्रभाव भी पड़ता है। समझे ना बात को। जैसे ममता बनर्जी ने इस संबंध में बयान दिया तो बांग्लादेश ने विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि जो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश है उसमें जो असहाय लोग हैं उनको हम शरणार्थी के रूप में जगह देंगे। इस तरीके से ऐसा बयान दे दिया। तो एक शब्द इस्तेमाल कर दिया, हिंसाग्रस्त। तो ऑब्वियसली बात है, यदि किसी देश को आप हिंसाग्रस्त कहोगे तो वो देश विरोध करेगा उसका, चाहे हिंसा हो रही है वो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बोलेगा तो अपना विरोध दर्ज करेगा वो। इस कारण से भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई पहलू है इसके। अब जो यहां पर आंदोलन हो रहा है वो इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। अब इसके खिलाफ क्या है, आंदोलन हो रहा है, ये इसके खिलाफ आंदोलन हुआ है ये। समझे मेरी बात को। अब इनकी डिमांड क्या है कि पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, बस ये दो ही कैटेगरी रखी जाए और सारी कैटेगरी को खत्म कर दो। इनकी डिमांड ये है। ठीक है। यदि कोई मुक्ति नायक के परिवार में से कोई पिछड़ा है तो उसको दे दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज ये सारा सिस्टम खत्म करो। ठीक है ना। ये इनकी डिमांड है ये। इस कारण से ये पूरा हिंसा से ग्रस्त है। कर्फ्यू भी लगाया गया। ठीक है ना। चलिए, ठीक। अब आ जाइए। अब ये घटना है, ये करंट है, लेकिन यदि हम इसके ब्यौरे की बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है। समझे बात। यहां से जैसे मैं कहूं कि बांग्लादेश में कितना आरक्षण है, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांस कोई ज्यादा 5-7%। दे तो दे, ना दे तो ना दे, मना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते। ये इस टाइप का। भाई ये नहीं है कि इसके ऊपर आप लगा दो पक्का रोहन बोपन्ना टाइप, वैसे नहीं है ये। लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वो क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे यहां से। अब ये नाम चर्चा में रहा, यहां से ज्यादा उठेगा। ठीक है। और देखो, पॉलिटिकल सिस्टम है बांग्लादेश का, कोई भी है, जैसे हम कहें तो 2-3 चीजें आपको ध्यान ही रखनी है कि जो बांग्लादेश है इसकी जो राजधानी है ये ढाका है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है, अभी भारत की यात्रा पर भी रही। एक इसका बहुत पुराना स्टैटिक पोर्शन है, इसकी मुद्रा टका। थोड़ा सा ये ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि इसके पीछे पड़ जाओ, ये भी नहीं करना है आपने पूरा। इसमें राष्ट्रपति भी होता है, ध्यान रखना, मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन।
चले। अब यदि हमने मुक्ति नायक के परिवार को जानना है तो हमें बांग्लादेश के इतिहास को देखना पड़ेगा। ठीक है, उस इतिहास को हम नाम देते हैं, लिख दीजिए, बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम। इसको टिक कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो पहले आए हुए हैं, जो पहले आए हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं अपने। अब देखो, यदि इसको स्वतंत्रता संग्राम को आपने देखना है तो हो सकता है आपको जानकारी हो, नेट चल नहीं रहा क्या आज? क्या बात हो गई? चलो कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था हो गई होगी, ऐसे चलने दो इसको। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। ये इंडिया है, ठीक है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो आप जानते हो पाकिस्तान भी बना था। जब पाकिस्तान बना था तो दो भागों में बना था। यहां पाकिस्तान है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान नाम दिया गया, ठीक है। और यहां इस साइड में बांग्लादेश के पास में, सॉरी पश्चिम बंगाल के पास में आपको मिलेगा बांग्लादेश। यहां बांग्लादेश है, ठीक है ना। यहां बांग्लादेश नाम नहीं लिख रहा। यहां जो था ये था पूर्वी पाकिस्तान और बीच में भारत था, ठीक है ना, बीच में भारत था। तो बड़ी समस्याएं बहुत होती थी। आप इसको इस रूप में देखिए कि एक तरफ से पाकिस्तान ने भारत को यहां से घेर रखा है, एक तरफ यहां नीचे से घेर रखा है तो पाकिस्तान है। तो हम कैसे करें, यहां सेना लगाएं, यहां सेना लगाएं, खर्चा भी आता था, बहुत सारी बातें होती थी। इस समस्या का निवारण नहीं हुआ। इस समस्या का निवारण हुआ 1971 में, 1971 में, जब ये दोनों आपस में लड़ पड़े दोनों ये, ठीक है ना। चुनाव हुए और चुनाव में यहां एक पार्टी थी पूर्वी पाकिस्तान की, आज भी है वो, उस पार्टी का नाम है अवामी लीग। वर्तमान में जो शेख हसीना प्रधानमंत्री है उसकी पार्टी का नाम अवामी लीग है। हो सकता है आपसे पूछ ले, अवामी लीग। ये जो अवामी लीग पार्टी है इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था शेख मुजीब उर रहमान, संस्थापक थे ये, जो शेख हसीना के पिता थे। तो इन दोनों की लड़ाई हो गई, ठीक है, 1971 के अंदर। जब ये लड़ाई हो गई, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया पार्टी को, तो ये शेख मुजीबुर रहमान कहते हमें अलग कर दो। अब इनका इतना कहना था कि मुझे अलग कर दो, ठीक है भाई, दो भाई लड़ रहे हैं, ये बीच में ये फूफा बैठा है, फूफा मतलब इंडिया, ठीक है। यहां जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इस समय, ये थी इंदिरा गांधी। इसने क्या किया, इस स्थिति का राजनीतिक फायदा उठाया कि समस्या हमेशा के लिए टल जाएगी, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी। ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, 47 में ही पहला युद्ध दे दिया था इसने, आज़ादी के बाद ही। और उसके बाद आप समझते ही हो 65 है, 97 में तो फिर ये युद्ध हुआ ही था, उसके बाद में भी कारगिल युद्ध वगैरह ये आपको देखने को मिले। तो ये समस्या थी। अब इंदिरा गांधी ने इस समस्या को एक समझ लीजिए कि भारत की रक्षात्मक प्रणाली में बदल दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसको सहयोग किया कि हम आपके साथ है। जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो दुनिया का कोई भी देश इनके साथ नहीं था, लेकिन भारत ने कहा मैं साथ में हूं।
हेल्प की। इसकी हेल्प के कारण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। समझे ना बात को? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसमें भारत विजेता रहा और बांग्लादेश का गठन हुआ। तो आज भी बांग्लादेश भारतीयों को मानता है, भारतीयों को मानता, बांग्लादेश मानता है कि हाँ, भारतीयों के कारण हमारा अस्तित्व है। तो कभी बांग्लादेश के साथ आप विवाद नहीं सुनोगे भारत का कभी भी। ये शुरू से चल रहा है कि इसने हमारी कभी सहायता की थी, ठीक है। और इस तरीके से बांग्लादेश बना था। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, इसने क्या किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब जो ये लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ, राहुल गांधी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, ये मुस्लिम है, फिरोज गांधी, फिरोज खान जो करते रहते हैं, ठीक है ना। ये छोटा बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता है। और ये शर्मनाक स्थिति होती है कि मेच्योर लोग बात करते हैं। आपके सामने हिस्ट्री है, पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। 370 इसके आगे क्या है, आप सोचिए क्या है। कुछ नहीं है 370 इसके आगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि इन्होंने बेच दिया देश को, इन्होंने पाकिस्तानी है, ये वैसे है, मैं वो बात कर रहा हूं, उसका सत्यापन नहीं है। करना नहीं करना ये तो स्थितियों के आधार पर होता है हमेशा। इसके लिए तो आप किसी को वैसे भी दोष नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि इसने क्या किया, कैसे किया, मरा दिया, तो आपके सामने है। ठीक है, आपातकाल लगाया था, गलत था, उसका नतीजा भी मिला था। जनता पार्टी आ गई थी, 2 प्रधानमंत्री दिए थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, तो बदल भी गया था सिस्टम। लोकतंत्र है, या ना इंदिरा गांधी की चलती है, ना नरेंद्र मोदी की चलती है, या जनता की चलती है। ये चीजें होती है, समझे ना मेरी बात को? तो ऐसे है ना, ये जो लुभावने ऑफर चल रहे होते हैं ना, इनको तर्क युक्त कसौटी पर रखा करो। नहीं तो आगे वाला बोलने से पहले जानता है ये बेवकूफ आदमी है, इसको तो कैसे उलझाया जा सकता है। हंसता है वो आप पर, हंसता है आप पर, कहता है अरे कुछ नहीं है, इसको तो कह दो हिंदू मुस्लिम कर दो, कुछ नहीं है, ये आ जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन जब आप उसको बात करते हो, ठीक है ना, तब वो कहता है कि नहीं नहीं, जनता समझदार है। फिर वो ये कहता है, नहीं तो कहता है अरे कुछ नहीं है, ये भारत की जनता बेवकूफ बेटे, इनको कैसे कर दो, अरे मेरी टेंशन है ना, मैं देखता हूं, अभी देखो इनको बदलता हूं। इसका मतलब वो आपको बेवकूफ मान रहा है, खुद को समझदार मान रहा है। तो दूसरा समझदार कैसे बन जाए यार? तो तर्क युक्त कसौटी पर इन चीजों को रखा करो हमेशा। मेरे हिसाब से वही एजुकेटेड होता है जो किसी भी घटना को, किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी आंदोलन को, या किसी भी सिस्टम को तर्क युक्त कसौटी पर रखता है। नहीं तो मेरे हिसाब से एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने पीएचडी कर ली, आईएएस बने बैठे हो, आरएएस बने बैठे हो, और पास में कोई आपसे मिलने आता है तो कहते हैं तेरी जात क्या है, तो आप सोचिए दोनों मैचिंग नहीं बैठती, दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है कि यार देखना पढ़ा लिखा आदमी पूछ रहा है, ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्या हुआ था, कुछ डेट है, ठीक है ना, उनका ध्यान रखना है आपने, वो डेट महत्वपूर्ण है। देखिए 25 मार्च 1971, लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है, 2 मिनट में बना लो जल्दी जल्दी, ये समझने के लिए है। जल्दी करो थोड़ा सा।
हो गया। आइए कुछ डेट बताऊंगा विद प्रूफ, इंपॉर्टेंट। आइए 25 मार्च 1971, इसके आगे लिख दीजिए पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सर्च लाइट प्रारंभ किया। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया, ऐसे कर दीजिए। हो गया। तो ऑपरेशन सर्च लाइट किसने चलाया था? पश्चिमी पाकिस्तान ने। ठीक है, अब आइए 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 लिखिए। शेख मुजीब उर रहमान ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित किया। चलें, और यहीं पर बांग्लादेश नाम आया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, मैं यहां पर एक लाइन लिखाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, यहां ना करो तो ऐसे कर लो, यहां लाइन लिखाऊंगा, इसलिए आप एक लाइन छोड़ देना। क्लियर होगी बात सारी। अब इसके बाद जब हुई सारी चीजें, यहां मुक्ति सेना आई। मुक्ति सेना, मुक्ति सेना क्या थी? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में गठित की गई थी, बांग्लादेश को आजाद कराने से संबंधित। और उसमें जिन्होंने सेनाओं ने भाग लिया था, जो लोग भाग लिए थे, उन्हें क्या कहा जाता है? मुक्ति नायक कहा जाता है। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता में, बांग्लादेश के निर्माण में जिन परिवारों का, जिन सैनिकों का योगदान रहा, उनको हम मुक्ति नायक बोलते हैं। और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया जाता है। अब मेरी बात समझ गए? ठीक है, ये जो मुक्ति सेना थी, इसको समर्थन दिया था इंदिरा गांधी ने। हम आपके साथ है, सेना भेज दी थी, भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, सब चीजें हुई थी। ठीक है, आइए अब इसके बाद क्या हुआ? भारत जब शामिल हो गया तो फिर घटना घटित हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है ना, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। ठीक है, जब भी ये चीजें आती है, ठीक है ना, आपको 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, पेट क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है ना, मैं यहां आगे लिख रहा हूं, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। देखो यहां आपको ध्यान रखना है, भारत के पीएम और इस समय पाकिस्तान के पीएम कौन थे? दो चीजें। भारत के पीएम को तो आप पहचान जाओगे, इंदिरा गांधी। पाकिस्तान के जो थे, ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इधर इंदिरा गांधी थी, उधर जुल्फिकार अली भुट्टो थे। इसके बाद पाकिस्तान की पीएम बनेगी बेनजीर भुट्टो, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री थी। और इसके बाद भारत में बनेंगे राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के पुत्र थे। ऐसे, ठीक है, ये बने। तो इसमें जो विजेता रहा,
भारत यहां एक समझौता हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना, एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। क्योंकि देखो युद्ध का प्रभाव एक दिन तक नहीं चलता है। जैसे रूस यूक्रेन देख रहे हो ना, 1.5 साल तो आपके सामने ही हो गया, समझे ना। युद्ध का प्रभाव कोई 3-4 दिन के लिए नहीं होता है, उसका प्रभाव आगे चला, पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी बांग्लादेश को, ऐसे बहुत चला। तो शिमला समझौता हुआ था, आपको ध्यान रखना है, शिमला समझौता 1972 में हुआ था, 1972 आता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ताशकंद समझौता, ठीक है ना, जो पहले युद्ध हुआ था 65 में, भारत पाकिस्तान, लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है ना, तो और उधर राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान थे। उस समय ताशकंद समझौता हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में एक स्थान है, ठीक है ना, वो भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन विशेष रूप से 72 में, कि 71 के चक्कर में मत रहना। अब भारत ने पाकिस्तान को पूरा खदेड़ दिया, और फिर आइए 16 दिसंबर 1971, अब ये 71 है, ध्यान रखना, वहाँ 72 मैंने लिख दिया है, वो एक अलग चीज़ है, मैंने आगे की बात बताई है आपको। 71 लिखिए। इस दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। इस दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, ठीक है। आइए आप बताओ, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पूछते हैं ना स्टैटिक जीके में ऐसी चीजें। आ रहा हूं 16 दिसंबर, 15 अगस्त को, ठीक है, 16 दिसंबर। देखो बेटा ध्यान रखना, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को, गड़बड़ी मत कर देना, यहीं पर घोषित कर दिया था आधिकारिक रूप से। तो इसमें लिख दीजिए, बांग्लादेश का आधिकारिक ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे। चले आइए, अब देखिए आपके सामने ये है, आप जवाब दे दोगे मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन मैं रुकता नहीं, मेरी समस्या ये है सबसे बड़ी। क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी के एग्जाम में, ठीक है, और ये पेपर हुआ था आपका अक्टूबर 2022 के अंदर या 21 के अंदर, ऐसा सा है, जो भी है मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। पटवारी का एग्जाम हुआ था, अब आप देख लीजिए इससे पहले पटवारी कब आया था, 2021 है, अक्टूबर 2021 में ये हुआ था, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, मैं वैसे का वैसा लिखा रहा हूं जैसे आया हुआ है। बांग्लादेश को मतलब डैश डैश स्वतंत्र हुआ, बांग्लादेश डैश डैश को स्वतंत्र हुआ, ठीक है। हालांकि ज्यादा तंग नहीं किया आपको, लेकिन तंग करने को तंग कर सकता है आपसे। ऑप्शन बड़े हिसाब से दिए थे इसने, 14 दिसंबर 1971, 15 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971,
17 दिसंबर 1971। ये आदत है आरपीएससी की, राजस्थान की आदत है ये। ऐसी आदत अन्य आयोग में कम देखने को मिलती है। ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 दिसंबर। ये दो डेट आपके रचबस जानी चाहिए कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है, जबकि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। समझ में आई जी बात सारी? ठीक है, आइए, तो शॉर्ट एंड स्वीट आपको बता दिया है। ठीक है, पूरी कहानी जो है नेबरिंग कंट्री के नाम से यूट्यूब पर मैंने डाल रखा है। नेबरिंग कंट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, उसमें अपने जितने भी पड़ोसी देश है उनकी पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है, हालांकि ये सफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी और जानने का कोई शौक हो तो वहां से आप उसको देख सकते हो। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो बांग्लादेश में हमने सहायता की थी, उस दिशा में एक सम्मान दिया जाता है, तो इसमें लिख दीजिए बांग्लादेश का सम्मान। बांग्लादेश का सम्मान, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान। ठीक, अब ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है ना, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस कारण से आपको ये ध्यान रखना है कि 2011 में यह जो पुरस्कार दिया गया था इंदिरा गांधी को मरणोपरांत, मतलब जिनका येन केन प्रकरण कुछ योगदान रहा, ये दिया गया था, इंदिरा गांधी को दिया गया था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2011 में इंदिरा गांधी को दिया गया। और भी बहुत सारे हैं जैसे जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा योगदान रहा, हालांकि इंदिरा गांधी पे क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस है। ठीक है ना, औरों को तो इतना हाईलाइट भी नहीं किया गया। जैसे 2012 में हमारे प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार, हालांकि 2012 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री नहीं थे, पहले रहे हुए हैं वो, लेकिन इनको मिला था ये। 2012 में तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2012 में ये सम्मान इनको मिला। 2013 में ये प्रणब मुखर्जी को मिला, और 2015 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तो अब आप जानते ही हो कि कई बार जबान फिसल जाती है। इन्होंने कह दिया कि मैंने भी बांग्लादेश की स्वाधीनता में सैनिक के रूप में भूमिका निभाई थी, बोल दिया था, यूट्यूब पे देख लेना, बड़ी किरकिरी हुई थी वो उस टाइम कि मैं भी सेना में था, तो बोल दिया प्रधानमंत्री है। अब कई लोग तो देखो मानते हैं, बोला तो भाई हो गई। तो ये उस टाइम किरकिरी बहुत हुई थी, लेकिन ये सम्मान इनको मिला हुआ है, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक जो है आप एक और इसका मतलब एक स्टैटिक पोर्शन है, ये शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनकी हत्या हुई थी 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी। सेना ने हत्या की थी इसकी, ठीक है ना, तो सेना के द्वारा, सेना ने विद्रोह कर दिया था, सेना के द्वारा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक सदाबहार है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बताइए, चीजें समझ में आई क्या? छब्बीस मार्च 1971, 16 दिसंबर 1971, ध्यान रखना। और शोक दिवस वगैरह ये तो बेटा देखो ऐसी चीज़ें हैं, पुराने पेपर जब आप देखोगे तो बांग्ला निम्न में से किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो इसके नीचे आपको इतना भरा हुआ मिल जाएगा कि इतने इतने एग्जाम में आए हुए आइए, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने इसको सारा जोड़कर आपको बता दिया है। अब थोड़े छोटे छोटे पॉइंट करने का प्रयास करते हैं, आइए। लड़का भाऊ, लड़का भाऊ, देखो भाई ये ऐसे है, आपके एक टाइप के क्वेश्चन पड़ता है, जैसे आपसे ऐसे पूछेगा लाडली बहना किस राज्य की योजना है, ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये इस पे ऐसे ही बनता है क्वेश्चन। यदि कोई स्टेट की योजना जो होती है, स्टेट की योजना हो जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, जिसको अनुसरण करना चाहिए दूसरे राज्यों को, तो वो फिर क्या आपके एग्जाम में इसी रूप में पूछी जाती है। अब इस योजना को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है, ठीक है ना, 12वीं हो गया, फिर ग्रेजुएट कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कितना भत्ता दिया जाता है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, हाँ, ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब महाराष्ट्र का बच्चा जो महाराष्ट्र की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको पूरी डिटेल करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे अपने यहां मुख्यमंत्री एलपीजी योजना करनी पड़ती है, समझे ना, ऐसे। तो इसमें लिख दीजिए, यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है, यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है लड़कों को, ऐसे लिखो, लड़कों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। हाँ, ऐसे हर बार में आप ही लोगे क्या? जो बेरोजगार लड़के हैं उनको, तभी तो उसका नाम लड़का भाऊ है, समझे ना भाई। लाडली बहना में भाई आएगा क्या? नेपाल के नए पीएम, पड़ोस में जो घटना घटित हो गई, एसएससी के पेपरों में बहुत ज्यादा आती है वो, आप कभी नोट करना इस चीज को। ये है ओपी शर्मा ओली, ओपी शर्मा ओली, सॉरी केपी शर्मा है, केपी शर्मा ओली। पुष्प कमल दहल प्रचंड इससे पहले थे, आप चाहो तो लिख दीजिए पुष्प कमल दहल प्रचंड। एक तो ये नाम बहुत लंबा लिखते हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लिया है। हालांकि 2 वर्ष बाद बदल जाएंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है ये, और गठबंधन में यही हुआ है कि 2 साल आप संभालो फिर हम संभालेंगे। लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आने की। चले, 2-3 चीजें पेट है नेपाल के बारे में। एक तो ध्यान रखना, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। एक जो आपको ध्यान रखना, जैसे अभी बांग्लादेश में जब ये शपथ ली, बांग्लादेश की संसद में ये बोले, तो वहाँ के जो मंत्री थे, जो विपक्ष था, उन्होंने ये कहा कि भारत जो है उसने हमारे कुछ स्थानों पर कब्जा कर रखा है। ये भी मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है,
ठीक है ना, नेपाल भारत संबंध उसमें बताया हुआ है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ जो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, वो पॉइंट पर यह आया कि उसमें एक नाम आया था उस न्यूज़ के अंदर, सुगोली बॉर्डर। और ये आपके एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सुगोली बॉर्डर किन के मध्य है? भारत और नेपाल के बीच में है। हालांकि ये चीजें करवाई जाती है आपको। चलें, अब देखो कुछ चीजें हैं, ध्यान रखना। अब आपके सामने अभी दो देश चर्चा में आ गए, भारत के पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश। जब जब ये चीजें आती हैं तब तक एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले, ये वो पाकिस्तान वाली नहीं है, ध्यान रखना, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, ये नाम आपको खुद को लिखना है, हालांकि ज्योग्राफी में आपको बताया हुआ है। इसी तरीके से जो पीछे मैंने आपको टॉपिक कराया बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, ये तैयार होना चाहिए, मैंने करवा दिया आपको। ठीक है ना, मैप देखो, जो भी आपको जैसा लगे आप वो कीजिए, और मेरी नज़र में आपको ये नोट्स में है आपके। चलें, आइए। अब देखिए, मैं दो चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूं, महत्वपूर्ण है वो। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको एक नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में बताया था, मोहम्मद यूनिस और नरगिस मोहम्मदी, 2023-2006, ठीक है ना। वो किसी न किसी रूप में से विवादित रहे या चर्चा में रहे, वो सब चीज़ें आवे, उस पर क्वेश्चन भी बन गया। अब दो देश ऐसे हैं जहां पर दो घटनाएं घटित हुई है, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, जून 2024 में दो घटनाएं, देखिए, एक देश है क्यूबा। अब जो बच्चे वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं आनंद आएगा उनको। क्यूबा। और एक देश है पापुआ न्यू गिनी। यहां तो क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की, दवाइयों की कमी का सामना करना पड़ा, कमी की समस्या यहां आ गई अभी अप्रैल मई 2024 के आसपास क्यूबा के अंदर ये आ गई, ठीक है। और ये जो पापुआ न्यू गिनी है, यहां पर मई 2024 में भूस्खलन की घटना हो गई, या समस्या लिख दीजिए, भूस्खलन की समस्या हो गई। ये भूस्खलन समझते हो, जमीन का धंसना, ठीक है। एक तरीके से क्या है, डिजास्टर है, आपदा है, ठीक है। तो यहां भारत का क्या रोल रहा? भारत ने 90 टन दवा सामग्री भेजी जून में। मतलब भारत ने इस देश की क्या किया, सहायता की है, ठीक है। और ये जो पापुआ न्यू गिनी है, इन्हें क्या दिए है,
भारत ने $10 लाख की राहत सामग्री भेजी। 2 मिनट। 19 लाख 19 और यार 2 मिनट रुको, इसको बंद करते हैं एक बार। उन्नीस टन की राहत सामग्री भेजी। कोई दवाइयाँ, खाने योग्य चीज़ें एक्सेट्रा जो भी जरूरत होती है ये। चले देखो, ये क्वेश्चन नहीं है कि भारत ने कितने टन दवा भेजी या कितने टन राहत सामग्री भेजी, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तब बनता जब यहां पर कोई ऑपरेशन आ जाता, वो अभी आया नहीं है, नाम आया नहीं है। ठीक है, जैसे तुर्की और सीरिया में भारत ने जो सहायता राशि भेजी थी उसे हमने नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त, वैसा कोई आया नहीं, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है ना, लेकिन इसको आपने किस तरीके से तैयार करना है। यहां जो क्वेश्चन बनेगा एक तो ज्योग्राफिकल रूप से बनेगा, ज्योग्राफिकल रूप से। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्यूबा कहां है। कौन बताएगा? आप बताओ। है नहीं पता, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। आप बताओ, क्यूबा किस महाद्वीप से संबंधित है? आप बताइए। है क्या? अफ्रीका। हाँ बताओ बताओ, आपको याद आ रहा है? हैं? महाद्वीप का नाम याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये क्यूबा है। अब बताओ। साउथ अमेरिका नहीं है, कोई बात नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये ध्यान रखना बेटा, याद कीजिए। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं, यह साम्यवादी क्रांति करने वाला पहला देश, फिडेल कास्त्रो, चीनी का कटोरा, यहाँ पर जो डॉक्टर है राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। क्यूबा, यहाँ कई संधियाँ कराई थी। ये देखो मेक्सिको की खाड़ी, इधर आपके मध्य अमेरिकी देश आ जाते हैं। ठीक है, फिर मध्य अमेरिकी देश या मेक्सिको है, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में एक संधि है, ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा, यहाँ पर जो नासा है लॉन्च करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, थोड़ा ध्यान रखा करो। तो क्यूबा ये है। ठीक है, ये कहाँ है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में इसकी यात्रा पर रहे थे, याद कीजिए। हैं? वेस्ट इंडीज के पास है। याद आ रहा है कुछ? एक देश आया था फिजी, उसके प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए थे। तो देखो वो चैनल वाले कैसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, ये देखो थोड़ा सा टच किया है, ऐसे नहीं किया है, वो वाला। तब ये चर्चा में आया था, पापुआ न्यू गिनी। देखो मैं बता देता हूं, इधर क्या है, इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है, इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है इधर। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी, और इधर इस साइड में ये क्या है? अरे यार थोड़ा बहुत मैं मानता हूं वैसा का वैसा नहीं बना हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो होता ही है यार, कमाल करते हो। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है,
समझे ना बात को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ये इनके बीच में एक संधि है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको करवाई हुई है, ठीक है ना। केप यार्ड, या नाम लिखते हैं ना केप यार्ड, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ये आपने ये चीजें देखनी है इसके अंदर, ये काम की चीजें हैं, समझे ना। घर पे जाके आपको ये देखना है क्यूबा कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। देखो ये एक तरीके से द्वीपीय देश है, ये द्वीप है, ये समझे ना बात को। ये इंडोनेशिया का है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये देश है, ये पापुआ न्यू गिनी। ये कौन से महासागर के अंदर है बताइए। अब देखो ये चीजें वर्ड क्लियर होना चाहिए आपके। अब इनको यदि आप रटोगे तो कितने को रट लोगे आप सोचो। तभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको करवाई जाती है और उसमें टाइम लगाया जाता है। आप कहते हो इट्स ए टोटली टाइम वेस्ट, बोलते हो ना जिसको, लेकिन मैं रुकता थोड़ी हूं, मैं तो टाइम वेस्ट करता ही करता हूं, क्योंकि मुझे पता है ना यहां टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो टाइम वेस्ट यदि ना करूं मैं, तो इसको कैसे करोगे आप, ये कैसे करोगे, कैसे पता लगेगा क्यूबा कहाँ है। और क्वेश्चन नहीं आते तो बता दो मुझे नहीं आते सर जी। तो बेटा जो चीजें आपको करवाई जाती है ना, उसको आप है ना थोड़ा सा अनुभव के आधार पर उसको एडजस्ट कीजिए। आप ज़्यादा, अब आपका जो दोस्त होता है ना, दोस्त फ्रेंड सर्किल, अरे कुछ नहीं होता, जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा दूरी बनाए कुछ समय के लिए, जब तक पेपर चलते हैं, पेपर होते हैं, थोड़ा सा नंबर ब्लॉक में डाल दो उसका, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा आपको अन्य तरीके से। तो देखो जब आप देखोगे तो ये कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर है ये देखो पापुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है। आप खुद देखिए इंडोनेशिया आ गया, इधर इधर इंडोनेशिया आएगा तो ऊपर इंडिया आ गया, तो ये वाला पोर्शन तो हिंद महासागर हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया। तो प्रशांत महासागर में स्थित है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा बना लो। चलें, अब ये जो पापुआ न्यू गिनी है, यहां पर हम इतनी बात ऐड कर सकते हैं कि ये जो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कौन सी है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, आइए लिख दीजिए, पोर्ट मोरेस्बी। एक इनके प्रधानमंत्री का नाम, ठीक है। मैं इस घटना के संबंध में तो बता ही रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है 2023 की घटना को इसके साथ जोड़ना, 2023 वाली घटना को। तो इनके जो प्रधानमंत्री हैं जेम्स मारापे, कई बार नाम चर्चा में आया है ये, जेम्स मारापे, ध्यान रखना। जेम्स मारापे, चले आइए यहां पे लिखो, इस देश ने वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान, जैसे अपने भारत रत्न होता है ना, वैसे अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है ना। ऐसे तो और भी बड़ा नाम है इसका, द ग्रेट कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लेकिन मैं जानबूझकर आपको ये नहीं बता रहा है, आप तो लोगोहू शब्द पकड़ लीजिए, लोगोहू सम्मान दिया इसको 2023 में। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है। यहां पर फिजी ने भी दिया था, ठीक है ना,
चले, ये जेम्स मारापे जो है, इसका विशेष रूप से ध्यान देना। ये वही आदमी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए थे, ये वही है, ध्यान रखना। तो इस चर्चा ऐसे तो नहीं आएगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे, ठीक है। वो आपको बता देता है कि ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा जेम्स मारापे किस देश के प्रधानमंत्री है, तो वो दे देगा क्यूबा, पापुआ न्यू गिनी, ऐसे नाम दे देगा आसपास, ठीक है ना, जो चर्चा में रहे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए जी, अब आइए नेक्स्ट बात करते। थके तो नहीं हो? हैं? चलो फिर ठीक है, थकना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। एक नाम याद रखना है आपने, लिखिए। हाँ, ये जो क्यूबा है ना, और कुछ ध्यान रहे ना रहे, इसकी राजधानी जरूर याद रखना, हवाना है इसकी राजधानी। और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताना, क्यूबा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? वहां की प्रमुख खेती कौन सी है? गन्ना, ठीक है ना, गन्ने की खेती ज्यादा होती है यहां पर, क्योंकि तभी तो चीनी का कटोरा कहते हैं इसको। चले, आइए देखो, वैसे यूएनओ आपको बताया हुआ है, समय समय पर बताता रहता हूं, करवाया भी था आपको। यूएनओ अक्टूबर 1945 में स्थापना, भारत इसमें शामिल है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य है। 193वां सदस्य जो है दक्षिणी सूडान है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं, इसके वो महासचिव है। ये सब चीज़ें आपको बताई हुई है यूएनओ के रूप में। पिछली बार इन्होंने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलियन, ऊंट वाला है, ठीक है ना, वो बना रहा है। ये कराया हुआ है आपको, ठीक है ना, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ आपको ऐसे बताया जाता है कि महासभा का सम्मेलन होता है ये सितंबर के महीने में, ठीक है ना, सितंबर के महीने में होता है। अब आप देखिए, अब जो सितंबर 2024 में महासभा का सम्मेलन होगा, ठीक है, ये होगा 79वां, लिखते जाओ साथ साथ, 79वां। और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे, ये होंगे, इनका नाम है फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग, ठीक है। ये एक देश है कैमरून, वहां के है, कैमरून, कैमरून के है ये। चले, आइए देखो, इससे पहले क्या थे, लिखना नहीं है। इससे पहले जो 78वां था, ठीक है, उसके थे डेनिस फ्रांसिस। 78वां जो सम्मेलन था महासभा का 2023 में हुआ था, इसके थे डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, ये थे। कुछ याद आ रहा है?
ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने आरएस प्री 2023 दिया था? अब तो किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि वहां जाते किस लिए हैं? एक बार देख के आ रहा हूं। किसको देख के आ रहे हो भाई? वो घर पे ही मिल जाएंगे। वो तो नहीं सर, अभी तो देख रहा हूं मैं। वाह, बड़ी शानदार है, घर वालों ने देखने के लिए भेजा है तुझे। तो ये आरएस 2023 के अंदर आया था, प्री के अंदर। उसमें ये पूछा था कि महासभा के 78वें अधिवेशन की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की। ठीक है, इनका संबंध किस देश के साथ है, ये आया था। ये उस टाइम उसका आंसर था त्रिनिडाद व टोबैगो। याद कीजिए, जब मैं आपको ये करवाता हूँ, ये लिखवाता हूँ त्रिनिडाद टोबैगो, ये कैरेबियन कंट्री वाला है, ठीक है ना, वहाँ पर है। इसको भी देखना घर पे जाके, त्रिनिडाद और टोबैगो। कभी यहाँ एक प्रधानमंत्री बनी थी, कमला प्रसाद ब्रिसेसर, ठीक है ना, ये है। तो ये आपको नाम याद रखना है। और ये कैमरून के हैं। कोई बताएगा? कैमरून एक द्वीपीय देश है, ठीक है। इसका संबंध किस महाद्वीप से है? क्योंकि यदि मैं आपसे पूछूं इटली, ब्रिटेन, बता दोगे? ध्यान रखना, इसका संबंध है अफ्रीका। याद कीजिए, अफ्रीका के 6 द्वीपीय देश आपको कराए जाते हैं। मेडागास्कर, उसमें ऊपरी ऊपर आपको लिखा जाता है कैमरून, इधर आपके सेसेल्स वगैरह वो सारे लिखाए जाते हैं। वो सब लिखा आपके नोट्स में है। ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे, अब आपने रिवीजन नहीं किया, पढ़ा नहीं, उसका तो मैं क्या करूं? वो तो मैं क्या करूं? हालांकि दोषी तो हम ही होते हैं लास्ट में तो, लेकिन देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 2 बच्चे तो होंगे जो हमें समझेंगे। अब उन 2 में आप हो या न हो, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा तो सब कराया हुआ है, क्यूबा, पापुआ न्यू गिनी, सब कराया हुआ है। अब आपके लिखने की हिम्मत आपके नहीं है, और आप यदि छोटे छोटे ऐसे इस चीज़ को ज़्यादा देखते हो कि बंदर की कहानी ये वो, फिर आपकी मर्जी है भाई, वो आपकी मर्जी है। एक दिन बंदर ही बन जाओगे। चीज़ों को, पढ़ने वाली चीज़ों को ज़्यादा देखा करो। हमें तो इसलिए डालने पड़ती है क्योंकि हमें अपना घर चलाना होता है। घर चलाना होता है, लोग ही तो कमाई करके देंगे हमें, इसलिए हमें वो डालनी पड़ती है। क्या करें, मजबूरी है ये। आप वो चीज़ें देखा करें जिनका संबंध स्टडी के साथ होता है, पढ़ाई के साथ होता है, ठीक है। इस संबंध में यदि कोई पुरानी चीज़ आपसे पूछेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में पूछ सकता है आपसे। ये एक आपका स्टैटिक पोर्शन है, आप देख रहे होंगे, स्टैटिक पोर्शन हम साथ में लेके चल रहे हैं। ये क्या थे? इसने महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ये भारत की तरफ से। भारत की थी, महासभा के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चले, ठीक है, एक लाइन और लिखो। महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, ठीक है। आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1953। हालांकि सन वगैरह थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विश्व की संसद वगैरह ये सब चीज़ें आई हुई है। ये जो यदि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, ये रेलवे के अंदर आया हुआ है।
2019 के अंदर आया था, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन में इसमें दे रखा है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, बेलियप्पा मुथम्मा, एनी बेसेंट, ऐसे दे रखा है। रेलवे 2019 के अंदर ही आया हुआ है। ये रेलवे तो मैंने क्या एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, महासभा वगैरह आपको तैयार रखनी है, बताया हुआ है आपको, विश्व की संसद के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, 193 इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अलावा एक सुरक्षा परिषद होती है जिसके अंदर 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, वो एक अलग पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो नियुक्तियां करती है महासभा करती है, कोई डिसीजन लेती है तो महासभा करती है, ये सब ये काम करती है। सिक्योरिटी से संबंधित जो काम करता है वो आपके सिक्योरिटी काउंसिल होती है। ठीक है ना, इसको महासभा को विश्व की संसद भी कहते हैं। ये भी मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है, हालांकि ये चीज़ें कराई हुई है, कितना ही बता दूं कम है। विश्व की संसद के रूप में इसको जाना जाता है, कम है ये चीज़ें, लेकिन बताई हुई है आपको। इसलिए अब इसको क्या है कि हर चीज़ को यदि लेके चलेंगे ना तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। एक पीके मिश्र के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसको भी थोड़ा सा ठीक हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पीके मिश्र। पीके मिश्र, पीके मिश्र, तो ये जो पीके मिश्र है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव है। ठीक है, लिख दीजिए। हालांकि इनके कार्यकाल कोई बढ़ाया है, इन्होंने दोबारा नियुक्ति की है, पहले से भी यही थे। लिख दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव। प्रधान सचिव। चले, आइए एक नाम और मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि मुझे याद आ रहा है मैंने इसको बता दिया था, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इसका नाम जानते हैं। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने इसको कराया हुआ है, आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ये, अरे लिखा हुआ है भाई, ये आई थी, न्यूज़ आई थी, मुझे याद आ रहा है। चलो कोई, हाँ जी, कोई बताएगा? देखिए, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री है ये, समझे ना, रशिया के है ये, तो इसमें लिख दीजिए। हालांकि आगे और भी यात्राएं करेंगे, अभी हमारे पास सिर्फ क्या है 1000 दिन, जो हाईलाइट किया गया 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए 1000 दिन रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। जरूर आएगा बेटा ये। एक 1000 दिन तक रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जो तंग करेगा वो ये पूछ लेगा कि रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। इसमें कर सकता है, वैसे तो यहीं तक ही सीमित है, रिकॉर्ड का तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आए तो लिख दीजिए। इन्होंने रूस के ही रूस के ही गेनाडी पडाल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। गेनाडी पडाल्का का रिकॉर्ड तोड़ा है। चले, ठीक। अब आपने नाम सुना होगा सुनील छेत्री। ठीक है, डिटेल इसकी बाद में दूंगा मैं,
आप विश्वास रखें, डिटेल जरूर कराऊंगा इसकी मैं, लेकिन अभी आपकी नज़रों में डालूंगा तभी तो आपसे पूछ पाऊंगा मैं। अभी मैं थोड़ा वन लाइनर के रूप में आपको स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद मैं इनकी डिटेल दूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल से। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया है। लिख दीजिए, लिख दीजिए, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आइए नेक्स्ट लिखिए, पूमला गोबोडो। पूमला गोबोडो, लिख दीजिए, इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। एक बार आप ऐसे ही लिखो, वन लाइनर है, इसकी भी डिटेल दूंगा आपको मैं। इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। इसमें ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1971 में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले ये मदर टेरेसा को दिया गया था। वो हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको वो विषय बता रहा हूँ जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अजीत डोभाल के बारे में तो आपको बता दिया था। वो तो क्या है इसके अंदर, यूरो कप के बारे में बात होगी अपने, ठीक है। कारगिल दिवस लिख लोगे? बताइए। छब्बीस जुलाई, कारगिल दिवस 26 जुलाई है ये। अच्छा, ये बताओ कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना, और तो कुछ नहीं है। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। लिख दीजिए, इसके लिए ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया गया था। क्लियर होगी बात सारी। संविधान हत्या दिवस आपको करा दिया था, ठीक है ना। एक नाम है, मैं बाद में डिटेल लेकर आऊंगा, ठीक है ना। एक नाम है भोजशाला। जैसे आपने नाम सुना होगा ज्ञानवापी मस्जिद, यूपी के अंदर है, वो विवादित रहा था ना। तो इसी तरीके से एक भोजशाला है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है ना। यहीं भी वही मामला चल पड़ा, ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, मुसलमानों को हटाओ, हिंदुओं को लाओ, और ऐसे वो मामला चल पड़ा यहाँ, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भोजशाला है। एक परमार शासक थे राजा भोज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो परमार शासक राजा भोज 1000 साल पहले, ये वाग देवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो हिंदू कहते हैं वाग देवी का मंदिर है, इस तरीके का कुछ मामला है ये। इसका अभी जो रिपोर्ट दी है वो पेश कर दी गई है। तो अभी आज के दिन तो आप इतना ध्यान रखो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि भोजशाला कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है बस। और डिटेल बाद में दूंगा आपको, जैसे ये टेम्पल्टन पुरस्कार हो गया, इनकी सुनील छेत्री के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, लेकिन इसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक। चलिए जी।